दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। होप सो दोस्तों, पिछले सेशन में आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो आज इस सेशन में हम उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नए नए कॉम्बिनेशंस सेक्शंस के जो हमने पिछले सेशन में कवर किए थे, नए नए एनालिसिस समझेंगे जिसकी वजह से आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंटरेस्ट और भी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाइए, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। सो दोस्तों, सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करें इसके पहले ये देख लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ाई किया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए थे। सेक्शन नंबर 4 से हमने कहानी शुरू की थी दोस्तों, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके से डिवाइड हो गया था। एक था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड एक था कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल। यस और नो? यस। इसके बाद यहां पे हमने आपको चार्ट बताया हुआ था, सेक्शन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, राइट। ओके, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमने एक तो सेल की बात की थी, राइट, और दूसरा जो है यस एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की थी और दूसरा जो है एग्रीमेंट टू सेल की बात की थी। यस और नो? सेल का मतलब किससे था दोस्तों? ट्रांसफर। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द बायर फॉर अ प्राइस, दैट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। एंड दूसरा बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या था? यह जहां पे जो ट्रांसफर है वो फ्यूचर में हैपनिंग होगा या तो फिर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन जो वहां पे दी गई होगी। ओके, इसके बाद सेक्शन नंबर 5 बोलता था कि कैसे सेल को जो है वो टेक प्लेस करना है। मतलब पहले ऑफर आना चाहिए, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस और सॉरी ऑफर के साथ प्राइस, एंड देन बायर जो है उस ऑफर प्लस प्राइस को एज इट इज अनकंडीशनली जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, एब्सोल्युटली जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कंडीशन आ गया तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा। यस और नो? अच्छा, जब बात आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या बोला हमने? प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था दोस्तों? जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया था हमने? जनरल प्रॉपर्टी। यस और नो? यस। यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी एंड इन गुड्स। गुड्स का मतलब मूवेबल गुड्स, डेफिनेशन में हमने कवर कर दी थी। यस और नो? 2.7 में। और प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। क्या होता है? ओनरशिप, है ना। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब ओनरशिप हमको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। किसको? बायर को। किसके लिए? प्राइस के लिए, है ना। तो जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बोलेंगे। अच्छा, अगर ये ट्रांसफर अभी नहीं हो रहा है, बाद में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या तो एब्सोल्यूट नहीं है, क्या है? कंडीशनल है, तो फिर यही ट्रांसफर जो फ्यूचर में हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। यस और नो? यस। बहुत बढ़िया। देन इसके बाद ये सारी चीजें हमने कवर कर दी। सेक्शन नंबर 5 भी हमारा कवर हो गया। अच्छा, इसके साथ हमने जैसे बताया था कि सेल का मतलब हो गया टी से, है ना, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हो गया एफ एंड सी से। एफ मतलब फ्यूचर टाइम एंड सी मतलब कंडीशन। ओके, इसके साथ हमको कवर करना था एमओपी एंड एमओसी, मोड ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो, इसने बोला ओरली भी आप बना सकते हो, राइटिंग में भी बना सकते हो, बाय इंप्लाइड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हो या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो। दूसरा बोलता है जो डिलीवरी हो सकती है वो इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, या तो इमीडिएट डिलीवरी पेमेंट लेटर ऑन, या तो इमीडिएट पेमेंट डिलीवरी लेटर ऑन, या तो दोनों को ही पोस्टपोन किया जा सकता है। यस और नो? यस। और इस केस में दो चीजें और थी, जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी जा सकता है और जो डिलीवरी है वो भी इंस्टॉलमेंट में जा सकती है। मतलब डिलीवरी इन पार्ट एज वेल एज डिलीवरी इन दैट इज डिलीवरी इन पार्ट हो गया एंड पेमेंट इन पार्ट हो गया, ये भी चीजें चले। और उसी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे दिया भी है सेक्शन नंबर 4 में, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। तो जहां पे पार्ट डिलीवरी हो रही है, राइट, जहां पे पार्ट पेमेंट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे वन पार्ट ओनर एंड अनदर।
आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 जो है वो हमारा कवर है। सेक्शन नंबर 6 जो बात कर रहा है गुड्स की बात कर, तो जो सेक्शन 4 में बात किया है प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो कौन से गुड्स की बात कर रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में जो गुड्स होंगे दोस्तों वो दो ही गुड्स है। नंबर 1 इज एग्जिस्टिंग गुड्स एंड नंबर 2 इज स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो अवेलेबल है, मतलब जो ओन्ड किया गया है, जो पोजेस्ड में है, जो पोजीशन में है, जो ओनरशिप में है, किसके? सेलर के, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जिस्टिंग गुड। और एग्जिस्टिंग गुड्स जब आइडेंटिफाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, वही स्पेसिफिक गुड्स अगर मल्टीपल क्वांटिटीज में अवेलेबल है और अभी तक हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? अनसर्टेन गुड्स। और उन्हीं मल्टीपल गुड्स में से अगर किसी एक गुड्स को आपने चूज कर लिया तो दैट गुड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? असर्टेन गुड्स, है ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया यहां पे दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सिर्फ दो ही गुड्स आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एग्जिस्टिंग जिसकी ओनरशिप और पोजीशन जो है सेलर के पास, दूसरी स्पेसिफिक, इसके भी केस में ओनरशिप एंड पोजीशन जो है वो सेलर के पास है। एंड असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आउट ऑफ दैट अनसर्टेन, वंस यू आइडेंटिफाइड द गुड्स एंड सेलेक्टेड द गुड्स कॉल्ड एज व्हाट? असर्टेन गुड्स। तो इन केस ऑफ असर्टेन गुड्स देयर इज एग्रीमेंट टू सेल, राइट? एंड इन केस ऑफ व्हाट? असर्टेन गुड्स देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है वो किसके किसके केस में बनेगा दोस्तों? एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स बीइंग असर्टेन गुड्स ओनली। आई होप आई एम क्लियर। यस। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल, कभी भी ये बताओ, एग्रीमेंट टू सेल के केस में इंस्टेंट डिलीवरी या इंस्टेंट पेमेंट होगा? कभी भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है मतलब फ्यूचर सेल हो गया, या कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तब क्या होगा? डिलीवरी होगी और पेमेंट होगा। तो उसी टाइम पे डिलीवरी होगी, उसी टाइम पे पेमेंट होगा। तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में इंस्टेंट डिलीवरी भी नहीं होती है, इंस्टेंट पेमेंट भी नहीं होता है। यस और नो? यस। एटलीस्ट दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। आ रहा है बात समझ में? यस। या तो दोनों पोस्टपोन हो जाएंगी या दोनों में से कोई एक जो है वो बाद में होगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट टू सेल। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, ये बात कर रहे हैं साहब, यहां तक भी क्लियर थे? बहुत बढ़िया। तो ये सारे गुड्स जो है दोस्तों यहां पे हमने कवर कर लिए थे। तो ये हमारा कवर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 7 ने जो है वो उसको अलग अलग कर दिया सारे गुड्स को। स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स ये आ गया, अनसर्टेन गुड्स जो है वो यहां पे चला जाएगा। याद आ रहा है? यस। अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स जो है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जब असर्टेन होगा, जब असर्टेन। तो आज की डेट में वो एग्रीमेंट टू सेल है एंड वंस द गुड्स आर असर्टेन, राइट? तो इसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, हाँ जी बोलिए, एग्रीमेंट टू सेल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। आ रहा है बात समझ? यस। तो असर्टेन गुड्स के ही केस में क्या होएगा? कन्वर्जन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। तो आज की डेट में वहां पे जो भी प्राइस आपकी है, राइट, आज की डेट में तो वहां पे नहीं है, बट जैसे ही गुड्स असर्टेन होगा वो प्राइस जो वहां पे फिक्स की जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीड प्राइस फॉर दैट टाइम। बट कहने का मतलब ये हो गया कि अगर स्पेसिफिक गुड्स अनअसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कभी भी टेक प्लेस नहीं करेगा अनलेस दैट अनअसर्टेन गुड्स बिकम व्हाट? असर्टेन गुड्स। बोलो हाँ या ना? यस। तो अनअसर्टेन गुड्स, जब तक असर्टेन गुड्स नहीं हो जाएगा, जब तक क्या नहीं हो जाएगा? असर्टेन गुड्स नहीं हो जाएगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑफ सेल का नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है वो नहीं बनेगा। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं इसके आगे। प्राइस की बात हमने कर दी थी। यस, प्राइस की बात हमने क्या की थी दोस्तों? यस, कि जो प्राइस है या तो फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो एग्रीड टर्म्स पे होगा, या तो सिचुएशन के बेसिस पे होगा। यस और नो? अच्छा, तीनों में अगर डिटरमाइन नहीं हो पाता है, डिटरमाइन नहीं हो पाता है तो बायर जो है वो जो है प्राइस को पे कर देगा। यस और नो? यस। When the price is not determined, the buyer shall pay the seller a reasonable price. और अगर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए थर्ड पार्टी को बोला गया तो फिर वो थर्ड पार्टी जो है वो प्राइस डिटरमाइन करेगा और उसी प्राइस को जो है वो फिक्स किया जाएगा। अगर बाय द वे
थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पाती है तो वो एग्रीमेंट जो है अवॉइडेबल हो जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये बोल रहा है कि अगर थर्ड पार्टी को आपने दिया एंड सेलर ने कोई इंटरफेयर किया, राइट, तो सेलर की वजह से बायर को जो भी नुकसान होगा तो सेलर ने वो जो है नुकसान जो है वो भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अबाउट प्राइस। यहां तक हम क्लियर है या नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। तो सेक्शन 10 तक हमने कवर कर लिया था। एज सच अपन कंडीशन एंड वारंटीज अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि इसमें परमिटेशंस कॉम्बिनेशन है, तो बेसिक चीजों को समझने के बाद हम जो है इसको कवर करेंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए कंडीशन एंड वारंटीज को हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, ठीक है। ओके, नाउ दोस्तों यहां तक तो बात जो है वो हमने पिछले वाले सेशन पे कर लिया था ना। इसमें एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने टच किया था पर बताया था कि नेक्स्ट सेशन पे जो इसको कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? आज हमारा पूरा सेशन जो है इस शब्द पे है दोस्तों, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, तो आप एक बार जस्ट अपने ही धुन पे एक बार ट्रांसफर को जो है आप मेरे यहां पे आप पॉज कर सकते हो इस लेक्चर को, ठीक है। आगे का लेक्चर सुनने के लिए आप अपने हिसाब से ट्रांसफर को आप किस लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। तो मैंने जब बताया था पिछली बार, मैंने बताया था कि अगर कोई भी शब्द इस एक्ट में नहीं मिलता तो आपके पास एक और एक्ट है जहां पे आप सर्च कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या यहां पे जो है ट्रांसफर को डिफाइन किया गया? नहीं, ट्रांसफर को डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि यहां पे जो है ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शंस, राइट। तो सेक्शन को समझने की जरूरत है कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। अगर जनरल मीनिंग हम ट्रांसफर की समझते हैं दोस्तों, क्या बोला मैंने? जनरल मीनिंग अगर अपन ट्रांसफर की समझते हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी है, ओके, यस, यहां पे मान लो एक पार्टी है, ठीक है, और ये दूसरी पार्टी है, ओके। सिचुएशन क्या बन रही है? ये क्या दे रहा है? ऑफर प्लस प्राइस। क्या दे रहा है दोस्तों? ऑफर प्लस प्राइस दे रहा है। यस और नो? यस। और ये इस ऑफर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। यही बात थी, यस और नो? यस। अब ये बात आ रहा है, सर जब आपने ऑफर प्लस प्राइस किया तो देयर हैज टू बी सब्जेक्ट मैटर। बोलो यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी जब ये सब्जेक्ट मैटर मतलब गुड्स, ये गुड्स या तो क्या हो? एग्जिस्टिंग हो या तो स्पेसिफिक हो। यस और नो? यस। और ये दोनों ही क्या होने चाहिए? असर्टेन्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? असर्टेन्ड। तो अब इतनी सी बात को अगर समझने के लिए मैं सिंपल बोलता हूं कि अगर सबसे पहले तो ये असर्टेन्ड, असर्टेन्ड क्यों होना चाहिए? मैंने बताया जब तक आप सिलेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट नहीं करोगे, राइट, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो देखो यहां पे एक सेक्शन नंबर 18 है दोस्तों, तो यहां पे तो मैंने ये सारी चीजें कहां पे बात कर ली थी? सेक्शन नंबर 5 में बात किया था, यस। ऑफर प्लस सेक्शन नंबर 5, हाउ सेल्स कैन टेक प्लेस, बराबर है। इसके बाद यहां पे सब्जेक्ट मैटर गुड्स की बात हुई तो 2.7 आ गया, गुड्स हमने कवर कर लिया, सब्जेक्ट मैटर, राइट। अच्छा, इस गुड्स में क्या ट्रांसफर होना चाहिए? गुड्स में क्या ट्रांसफर होना चाहिए बताओ जरा फटाफट से। तो ट्रांसफर क्या होना चाहिए? बेसिकली ट्रांसफर क्या होना चाहिए? गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए? नहीं, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, अगर सेक्शन 4 अगर आप अच्छे से लिखो, गुड्स ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसने ये नहीं लिखा है। ये इसने क्या लिखा है आप देखो जरा, यहां पे इसने क्या लिखा है? ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज। क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है यहां पे? प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है यहां पे? प्रॉपर्टीज लिखा है ये। तो ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज इन गुड्स मतलब गुड्स को ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या ट्रांसफर करने की बात कर रहा है? प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओनरशिप। क्या मतलब? ओनरशिप। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब जो गुड्स में ओनरशिप है अपने को उसको ट्रांसफर करना है दोस्तों। तो अपने को जो ट्रांसफर करना है वो क्या ट्रांसफर करना है? ओनरशिप ऑफ गुड्स।
क्या ट्रांसफर कर रहा है? ओनरशिप ऑफ गुड्स। अच्छा, इसका मतलब ये क्या कि गुड्स यहां से यहां मूव नहीं होना चाहिए, तो साहब ओनरशिप भी मूव होना चाहिए। ध्यान से समझना, ये जो ए का ओनरशिप है, टाइटल है, वो बी के पास जाना चाहिए अलोंग विद द गुड्स। तो जब गुड्स जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो यहां से क्या करना पड़ेगा? इस गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिलीवर करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तो पहले गुड्स कहां पे था? इसके पोजीशन में था, तो अब गुड्स किसके पोजीशन में आएगा? इसके पोजीशन में। यस और नो? यस। तो गुड्स का अगर हम डिलीवर करते हैं तो हमने क्या ट्रांसफर किया? तो अगर मैं बात करूंगा डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो मैं बेसिकली क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। अच्छा, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? पेमेंट करेगा ना, ये प्राइस है तो ये एक्सेप्ट करने के बाद पे करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद पे करेगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये बताओ मेरे को, एक्सेप्ट, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद पे करेगा, तो पेमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? पेमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? बोलो जरा फटाफट से। आपने क्या ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर ऑफ रिस्क। क्या ट्रांसफर कर दिया? रिस्क ट्रांसफर। और अगर रिस्क ट्रांसफर हुआ, राइट, तो क्या ट्रांसफर हो गया? ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बोलो हाँ या ना? यस। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ? जब सेक्शन 5 लगा तो ए ने जब ऑफर प्लस प्राइस दिया, इसने एक्सेप्ट किया, इतना ही किया ना सेक्शन 5 पे? यस। तो ये बात डिलीवर करना है, पेमेंट करना है, ये बात तो कहीं पे भी नहीं लिखी थी सेक्शन 5 में। आप देख लो, वहां पे लिखा था ए ऑफर प्राइस करना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट कर लेना है, पर ऑफर करने के बाद डिलीवर करना ये कहीं पे नहीं लिखा था, और एक्सेप्ट करने के बाद पे करना है ये भी कहीं नहीं लिखा था। तो क्या ये अपने से लिख रहे सर? नहीं, ये अपने से नहीं लिख रहे। देयर इज ऑल्सो सेक्शंस रिगार्डिंग दिस विच इज कॉल्ड एज, देखिए यहां पे, यस, किधर गया? ये रहा। और अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? कि एक बार आपने सेक्शन 5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज में पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या लिखा है यहां पे? ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। मतलब सेक्शन 4 ने बोला, सेक्शन 4 ने बोला क्या करना है? ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो सेक्शन 5 बोलता है कि आप क्या दो? ऑफर, ऑफर के साथ प्राइस, और सामने वाला क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बायर। और ऑफर प्लस प्राइस कौन दे रहा है? सेलर। तो ये बोला जब सेलर ये काम कर रहा है तो सेलर की ड्यूटी क्या है? सिर्फ ऑफर और प्राइस देके काम खत्म? नहीं, बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 5 के सीधा सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 31 बोलता है कि इट इज द ड्यूटी आफ्टर गिविंग ऑफर along with the price, it is the duty of the seller to deliver the goods to the buyer, and it is the duty of the buyer to accept it and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale. हाँ या ना? यस। तो यहां पे बहुत क्लियर बोल दिया कि 5 में जो भी आप सेल टेक प्लेस करने की बात कर रहे हो, वहां पे दोनों को ड्यूटीज है। दोनों को क्या है दोस्तों? ड्यूटीज है। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। यस और नो? यस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब मैं यहां पे बात करता हूं किसकी? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की, तो राइट्स में 2 राइट्स आती थी, जस्ट इन रेम, याद रखिएगा, जस्ट इन रेम, एंड नंबर 2 जस्ट इन पर्सनम। क्या ये दोनों राइट्स बोलो जरा फटाफट से, दोनों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? यस। जैसे ये डिलीवर कर देगा और वो एक्सेप्ट करके पे कर देगा तो उसके पास जस्ट इन रेम आ जाएगा, मतलब राइट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड,
राइट। एंड नंबर 2 क्या आ जाएगा, जस्ट इन पर्सनम राइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, यस और नो। और ऑब्लिगेशन क्या रहेगा, उसकी जो ड्यूटीज हैं, ये देखो ड्यूटी, ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, दोनों को अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेंगी सेक्शन 5 के बाद, हाँ या ना, यस। दिस just in rem and just in personam, try and understand that, yes or no। ये जो चीज है ये किस में आ जाएगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्रीमेंट टू सेल बनाया है, यस और नो, तो इसमें जस्ट इन रेम नहीं आएगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, बोलो हाँ या ना। और जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आपके पास राइट अगेंस्ट द वर्ड नहीं है क्या, नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है, जस्ट इन पर्सनम, क्या है, जस्ट इन पर्सनम, कि इन द केस अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो आप बस उस सामने वाले बंदे से डैमेज क्लेम कर सकते हो, यस और नो। बट चूंकि आपके पास ओनरशिप नहीं है तो सेलर के पास इसी गुड्स को जो आपके पोजीशन में, ये दुनिया में किसी को भी सेल कर सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो गुड्स अभी आपके पोजीशन में है इसको आप यूज कर सकते हो, बट यू डोंट हैव राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। कोई भी दुनिया से कोई भी एक आदमी आके इस गुड्स को अपने पास ले जा सकता है, आप रोक नहीं सकते हो, पर आप यस डेफिनेटली जस्ट इन पर्सनम के मुताबिक आप उस बंदे से जो भी लॉस आपका हुआ है वो लॉस आप रिकवर कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। तो याद रखिएगा, जस्ट इन जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, राइट, सेल है जो बेसिकली, वहां पे आप जस्ट इन रेम एज वेल एज जस्ट इन पर्सनम दोनों भी इंजॉय कर सकते हो, पर एग्रीमेंट टू सेल में आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट इन पर्सनम, मतलब बायर जो है वो सिर्फ जस्ट इन पर्सनम वाले राइट को एंजॉय करेगा, पर जो उसकी ऑब्लिगेशंस होगी उसको एक्सेप्ट करने की और उसके अगेंस्ट में गुड्स को अमाउंट को पे करने की, वो किसकी रहेगी, बायर की रहेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों, यस पक्की बात है, बोलो जरा फटाफट से। अच्छा सर, ये जो डिलीवरी है ये तुरंत करना पड़ेगा क्या सेलर को, बायर को क्या तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा या बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, बोलो हाँ या ना, यस। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, मतलब जहां पे एग्जैक्ट आप एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल कर रहे हो, ये बोलता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर एग्रीड नहीं है, दोनों में कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई भी अनुबंध नहीं बना हुआ है, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोविजन ये फॉलो करो, क्या, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस, मतलब अगर इधर से डिलीवर हुआ तो उधर से पेमेंट होगा, तुरंत के तुरंत, इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर एग्रीड किया गया कि हाँ भाई ठीक है आज मैं डिलीवरी दे देता हूं, आप 5 दिन बाद पेमेंट कर देना, ओके। ये बोले आज मैं एडवांस में पेमेंट कर देता हूं, आप 5 दिन बाद डिलीवर कर देना, ऑल्सो ओके, अगर एग्रीड है तो। पर अगर एग्रीड नहीं है तो डिलीवरी जैसे होगी पेमेंट भी आपको वैसे ही देना पड़ेगा। आप दुकान में किसी के यहाँ पे भी कुछ भी परचेज करने जाते हो, मॉल में जाते हो, क्या करते हो साहब, ये रहा पेमेंट, ये रही डिलीवरी, बोलो हाँ या ना, यस। तो सेलर का काम क्या है, सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ओनरशिप, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या ओनरशिप हुआ, नहीं, पोजीशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, डिलीवरी। पर जैसे ही बायर क्या करेगा, पे द प्राइस, क्या, पे द प्राइस, तो यहां पे क्या होगा, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एंड द मोमेंट रिस्क इज ट्रांसफर्ड ओनरशिप इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, बोलो हाँ या ना, यस। डिलीवरी दे देना ओनरशिप का देना नहीं होता है, पर पेमेंट कर देना, बोलो जरा फटाफट, इन एक्सचेंज फॉर द पोजीशन ऑफ द गुड्स, यस, दैट इज द पेमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। पर सिर्फ पेमेंट करना क्या रिस्क ट्रांसफर होता है, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा है साहब, देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा, देखो मेरी बात ध्यान समझना, सिर्फ डिलीवरी का होना, पोजीशन का ट्रांसफर करना ओनरशिप है क्या, नहीं है साहब। तो फिर मैं बोल रहा हूं क्या, पेमेंट कर देना, बायर ने जैसे ही पेमेंट कर दिया तो क्या ओनरशिप आ जाएगी बायर के पास, क्या बायर के पास सिर्फ पेमेंट कर देने से ओनरशिप आ जाती है। अगर ऐसा होता तो अगर आप जो है सपोज मान लो गुड्स वगैरह परचेज करने जाते, राइट, और आपने पे कर दिया और आपने इनवॉइस नहीं लिया या कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल नहीं लिया, तो बताओ जरा फटाफट से, आपके पास ओनरशिप की, आपको लग रहा है कि आपको ओनरशिप मिल गई, क्या कोर्ट में उसे चैलेंज किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये साहब कि इस ड्यूटीज के साथ साथ, क्या, इस ड्यूटीज के साथ, ड्यूटीज कौन सी, ये वाली,
सेलर ने डिलीवर करना है और बायर ने एक्सेप्ट एंड पेमेंट कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है उस डिलीवरी को और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देना है। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 19। ओहो सर क्या क्या पढ़ा रहे आज, इसलिए बोला था ध्यान से दोस्तों। देखो यहां पे लिखा है व्हेन गुड्स आर पास टू द बायर, गुड्स कब पास ऑन किया जाएगा बायर को, बायर के पास ओनरशिप कब आएगा, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, पर सेक्शन नंबर 18 सेक्शन नंबर 19 आपको ट्रांसफर का मतलब बताएंगे। किसका मतलब बताएंगे, ट्रांसफर का मतलब बताएंगे। तो यहां पे सिंपल मैंने बोला सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 32, बोलो हाँ या ना, याद आया नहीं आया। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, ट्रांसफर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ये बताया। सेक्शन 5 ने बताया हाउ सेल टेकन प्लेस, ये बताया यस। और जैसे ही सेल होगा तो ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर याद रख लो, यस और नो, यस। अब ड्यूटीज आ गई, तो ड्यूटीज क्या थी बताओ जरा फटाफट से, बायर एंड सेलर की, सेलर एंड बायर, जल्दी जल्दी बोल दो। यहां पे था साहब ऑफर प्लस प्राइस, यहां पे था एक्सेप्टेंस, ये किसने बोला, सेक्शन नंबर 5 ने, सेक्शन नंबर 5 ने। ओके सर, ड्यूटीज क्या हो गई, यहां पे ड्यूटीज क्या होगी, सेलर की साहब डिलीवरी दे दो इसको, और इसने क्या बोला साहब इस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लो और उसके बदले में इसको पेमेंट कर दो, बोलो हाँ या ना। ये किसने बोला, 32 ने, यस सुनो यस। सेक्शन नंबर 4 ने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। तो क्या इतना कर देने से इसका डिलीवरी कर दिया, तो डिलीवरी किया तो क्या गया दोस्तों, डिलीवरी किया तो इसके पास क्या आया, पोजीशन आया, यस और नो, यस। और इसने पेमेंट किया तो क्या ट्रांसफर कर दिया, बोलो जरा फटाफट से, अपनी लायबिलिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं पेमेंट का करना ओनरशिप है, क्या पेमेंट का करना ओनरशिप है या रिस्क ट्रांसफर कर दिया आपने, क्या कर दिया, रिस्क ट्रांसफर। अच्छा सिर्फ पेमेंट कर देने से पूरा रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा क्या, नहीं, पूरा रिस्क ट्रांसफर नहीं, अगर रिस्क ट्रांसफर हो जाता तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, या सुनो। तो रिस्क ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ ये डाउट है। तो बोले सर ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं आएगा और सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या सुनो। तो रिस्क का मतलब क्या होता है साहब, समझे क्या, यस। तो यहां पे आप देखो रिस्क का मतलब क्या होता है आगे, ओके। बहुत अलग अलग जगह सेक्शन है, कोई बात नहीं, हम सेक्शंस को एक साथ कवर करके कहानी बनाएंगे दोस्तों। देखिए क्या बोल रहे हैं, 26 रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती है गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क। किसके रिस्क पे है गुड्स, हमेशा सेलर के रिस्क पे, अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर्ड टू बायर। तो जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती है तब तक रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और अगेन मेरा क्वेश्चन वही आ गया कि सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो, यस। बाकी की चीजें, बाकी की ये जो चीजें ये सब बाद में पढ़ेंगे, बट कुल मिला के इसने क्या बोला, रिस्क नॉर्मली शुरू में किसके पास होता है, सेलर, क्योंकि उसके पास पोजीशन है। अब ये बोलते हैं कि साहब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए तो पोजीशन तो शिफ्ट हो गया ना, तो पोजीशन का शिफ्ट होना क्या रिस्क का भी शिफ्ट होना हो गया, नहीं, इसने नहीं बोला। इसने क्या बोला, रिस्क तब ट्रांसफर होगा जब क्या ट्रांसफर होगा दोस्तों, प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, अभी भी गाड़ी कहां पे अटक रही है, ओनर्स। तो कहने का मतलब मेरा अब सिंपल सा, ओनरशिप ट्रांसफर करने से, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, क्या डिलीवरी ट्रांसफर, डिलीवरी आपने ट्रांसफर कर दिया तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, नहीं। डिलीवरी के साथ आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, नहीं। फिर साहब ओनरशिप के लिए और क्या चाहिए, देखो ओनरशिप के लिए अब क्या चाहिए, क्या मजे ले रहा है ना।
ये चीज याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर चैप्टर 3। ये देखिए, ये बोलता है तो अल्टीमेटली अभी अपने को क्या कराना है, ओनरशिप ट्रांसफर कराना है। ओनरशिप ट्रांसफर कराना है, देखो क्या बोलता है, ये बोलता है ट्रांसफर को व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर। कब माना जाएगा गुड्स ट्रांसफर हुआ, तो बोलता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो इसने यही बोल दिया कि भैया गुड्स का होना क्या होना जरूरी है, असर्टेन होना जरूरी। अगर गुड्स को आपको ट्रांसफर करना है, पास ऑन करना है बायर को, है ना, डिलीवरी ही करनी, यहां पे आप ये मानो कि इसको डिलीवर करना है अगर बायर को, क्या करना अभी, और भाई ओनरशिप छोड़ दे, क्या बोलता है, डिलीवर करना है अगर बायर को, तो डिलीवरी के लिए, पोजीशन के लिए ही कौन सा गुड्स चाहिए, असर्टेन गुड्स। मतलब आइडेंटिफाइड होना चाहिए और सिलेक्ट कर लेना चाहिए, तभी डिलीवर होगा। तो पोजीशन के लिए ये सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है ना, तभी ट्रांसफर होगा, बोलो हाँ या ना, बराबर। जरा अब देखिएगा, प्रॉपर्टी पास होगी व्हेन इंटेंडेड टू पास। क्या बोलता है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, सीधी सीधी वर्डिंग लिखी हुई है, मैंने बोलो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। फॉर सेल मतलब वो सेल वाला, एग्रीमेंट टू सेल वाला नहीं। और कौन सा ये भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सिर्फ दो ही गुड्स आते हैं, स्पेसिफिक एंड असर्टेन, तीसरा आता नहीं है। तो ये बोलता है द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम, उस समय पे होगी, एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेलर एंड बायर इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड, उनका इंटेंशन होना चाहिए ट्रांसफर करने का। मतलब ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रहा है दोस्तों, डिलीवरी प्लस रिस्क प्लस इंटेंशन ऑफ बायर सेलर टू transfer the ownership and intention of buyer to accept the ownership, करेक्ट। तो डिलीवरी आपको क्या देगा, पोजीशन, रिस्क क्या देगा, पैसा, और ये क्या दे रहा है, इंटेंशन। पर किसी के मन में क्या चल रहा है तुमको पता है क्या, सेलर बोल रहा है मेरा इंटेंशन है ट्रांसफर करने का, मेरा इंटेंशन है ट्रांसफर करने का, बाद में बोलते साहब मेरा इंटेंशन नहीं था, फिर क्या करोगे, बोले साहब क्या दो, एविडेंस। एंड व्हाट इज एविडेंस, डॉक्यूमेंट, याद आ गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन द गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे इनवाइस, कौन सा इनवाइस, आप जीएसटी इनवाइस, नॉन जीएसटी इनवाइस, है ना। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में अगर आप एक्सपोर्ट करो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट। बट एक्सपोर्ट के केस में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नॉर्मली आता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट नॉर्मली कस्टम ड्यूटी में आता है, इसलिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब हो गया विद इन कंट्री, नॉट आउटसाइड द कंट्री, टेन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मान लो विद इन कंट्री, बट अगर आप समंदर के रास्ते से भेज रहे हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो फिर वहां पे बिल ऑफ लैंडिंग, है ना। अब मान लो यहाँ मुंबई से निकला और किधर जाना है, उधर सपोज मान लो केरला में जाना है गुड्स को, तो इन्हें समंदर के रास्ते निकाल दिया तो बिल ऑफ लैंडिंग। अब वहां पे क्या होएगा, वेयर हाउस होंगे, हार्बर बने होंगे ना, डॉक बने होंगे, तो वहां पे आपने गुड्स रख दिया, अब वहां से बंदा आएगा कोई छुड़ाने के लिए तो डॉक वारंट इशू कर देगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों जहां पे क्या चीजें मेंशन होती है, सेलर्स का नेम, बायर का नेम, बोलो हाँ या ना, यस। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सब लिखा होता है, नहीं लिखा होता, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टैक्स पेड और अमाउंट पेड, या चार्जेस का है कोई,
इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या माना गया, एविडेंस माना गया। क्या माना गया, एविडेंस। क्या प्रूव करने के लिए, इंटेंशन। कौन सा सेक्शन दोस्तों, सेक्शन नंबर 19। तो सेक्शन नंबर 18 किसकी बात कर रहा है कि गुड्स क्या होना चाहिए, असर्टेन्ड होना चाहिए। एंड 19 क्या बात कर रहा है दोस्तों, इंटेंशन की। क्या बात कर रहा है, इंटेंशन की। रिस्क नॉर्मली केस में किसके पास रहेगा, 26 में बोलते हैं सेलर के पास रहेगा, अनलेस द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफर्ड का मतलब सेक्शन 19। तो अगर रिस्क ट्रांसफर करना है आपको, डिलीवरी तो ट्रांसफर हो जाएगी। डिलीवरी ट्रांसफर कब हो जाएगी दोस्तों, पोजीशन ट्रांसफर हुआ, डिलीवरी। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस। तो जैसे ही डिलीवरी ट्रांसफर होगी, ओके, तो यहां पे 19 में देखा जाएगा क्या ओनरशिप भी ट्रांसफर हुआ है। ओनरशिप का ट्रांसफर देखने के लिए क्या चेक करना है, इंटेंशन। और इंटेंशन के लिए क्या चाहिए, एविडेंस। हाँ या ना, बोलो ना जरा फटाफट से, यस। तो कहानी शुरू हुई थी, समझ में आ रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से। सेक्शन 5 में बताया कि भैया ऑफर दे दो, प्राइस दे दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्यूटी बन जाएगी सेलर की क्या, कि भैया आप डिलीवर करो। तो सेलर की जो ड्यूटी बन गई, दैट इज सेक्शन 31 एंड 32 में। तो सेक्शन नंबर 31 में जो है इसकी क्या बन गई, ड्यूटी बन गई। बोलो हाँ या ना, यस। ड्यूटी बन गई, तो ड्यूटी बन गई, डिलीवर किया। और उसकी ड्यूटी क्या बन जाएगी, बाहर की, एक्सेप्ट करना है, पे करना है। एक्सेप्ट करना है, पे करना है। तो जैसे ये डिलीवरी कर रहा है तो मैं चेक करूंगा भैया ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर सेक्शन 19 ने प्रूफ कर दिया एविडेंस के तौर पे कि भैया हाँ ट्रांसफर हुआ है, तो फिर ओनरशिप आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और जैसे ही 19 होगा, 26 क्या बोल देगा, जो सेलर का रिस्क था वो अब कहां ट्रांसफर हो गया, बायर के पास। अब वो बायर का रिस्क है। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है, यस और नो, यस। और अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेल। तो सेल के केस में क्या होता है दोस्तों, बोलो जरा फटाफट से, ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ओनरशिप के साथ साथ क्या ट्रांसफर हो रहा है आपका, गुड्स भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब डिलीवरी, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, और उसके साथ साथ रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। पर अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करता हूं, तो यहां पे सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है दोस्तों, ओनली एंड ओनली पोजीशन, दैट इज डिलीवरी। आ रहा है बात समझ में, यस और नो। क्यों, क्योंकि 18 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स होगा। ये फ्यूचर टाइम पे ये कुछ भी अनसर्टेन गुड्स है। 18, 19 इंटेंशन अभी नहीं है, इंटेंशन नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर करने का। बोलो हाँ या नो, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, तो 19 भी यहां पे नहीं लगेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर, यस और नो, यस। तो सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है इधर, डिलीवरी हो रही है। क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। और डिलीवरी का मतलब क्या होता है, ओनली एंड ओनली पोजीशन। ये कहां पे दिया गया है, ये भी आप देख लो। यस, ये रहा, ये डिलीवरी दी गई थी यहां पे, ये रहा डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहां पे सेक्शन 33 ने बताया डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है, मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। और कुछ भी ऐसा कर दो जिससे लग जाए कि डिलीवरी है। अब कुछ भी कर दो, क्या कर दो, साहब बोलते हैं विच हैज द इफेक्ट ऑफ putting the goods in the possession of the buyer or of any other person authorized to hold them on this way। तो इसने पूरा फोकस किस में किया है, पोजीशन। और अगर पोजीशन नहीं करे तो कुछ ऐसी चीज कर दो, कुछ ऐसी चीज कर दो कि लगे कि आपकी डिलीवरी होगी। एग्जाम्पल, अब इसमें ऐसा क्या कर दोगे बताओ जरा फटाफट, डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। क्या कर दो आप कि जिसको डिलीवरी मान लिया जाए, बोलो जरा फटाफट से। वो बोल रहे साहब कि आप जो गुड्स है, आप जो गुड्स है मुझे डिलीवर मत करना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इसने क्या बोला, आप ये पेमेंट ले लो, आप डिलीवर मेरे को मत करो, राइट, बट मेरे को क्या करवा दो, यहां पे इस गुड्स को मेरे हिसाब से बनवा दो। क्या बोल रहा है ये, कस्टमाइज कर दो गुड्स को, एज इट इज मत रखो, क्या कर दो, कस्टमाइज करवा दो गुड्स को।
या गुड्स में कटिंग या शर्ट वगैरह फैब्रिक ले रहा है तो बोले इस शर्ट को जो मेरे इस हिसाब से पीस में कन्वर्ट कर दो ना। कहने का मतलब क्या है, बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। और इसके पास प्रूफ है कि भाई साहब ये देखो नॉर्मल फैब्रिक मेरा ऐसा आता है, इसने जो है इस फैब्रिक को इस पीसेस में इस तरीके से कटवाया है, तो डीम टू बी डिलीवरी मान लिया जाएगा। तो डिलीवरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ओनरशिप हो गया। तो शॉर्टकट में अगर आपको समझ में आए ट्रांसफर का मतलब, तो सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 32 ये क्या दे दिया, सेक्शन 4 ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दे दिया, सेक्शन 5 ने बोल दिया भैया ऑफर दे दो, सेक्शन 32 में दोनों की जो है ड्यूटीज आ जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट क्या करेगा, सेलर जो है वो डिलीवरी दे देगा 32 में, एंड जो बायर है वो एक्सेप्ट कर लेगा, पेमेंट कर लेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, जैसे ही डिलीवरी एक्सेप्ट पेमेंट हो गया तो क्या मानना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, सेक्शन नंबर 18 एंड 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स असर्टेन होना चाहिए एंड इंटेंशन होना चाहिए बायर एंड सेलर का कि ओनरशिप ट्रांसफर करना, उसके लिए जो है एविडेंस आना चाहिए। एविडेंस 2(1) दैट इज, सॉरी 2(1) नहीं है, सेक्शन 2 में दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन द गुड्स। आई थिंक सेक्शन 2(3) है, एक बार चेक कर लेना, ये डिफाइन किया गया है वहाँ पे। बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, राइट, बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंट सच एज कॉल्ड एज और इनवाइस, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी जो ये बताएंगी कि क्या हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहीं पे दोस्तों ये बेसिक सेशन के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन पे इसके आगे की जो डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत है। यस, इसको आप चाहो तो ये बना लेना, आज की समरी आपकी यहाँ पे बन गई है, तो इसको मैं समरी और कर दे रहा हूँ। दैट इज सेक्शन नंबर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 32, 32 के बाद 18, 18 के बाद 19। यस और नो? यस। 18 के बाद 19, एंड 19 के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, रिस्क। तो रिस्क जो है वो 26 पे रहेगा। 19 में क्या रहेगा, इंटेंशन। ये एक शब्द मैं यूज कर दे रहा हूँ, याद रखना। इस एक शब्द से आपको पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट याद रहेगा। 18 में ड्यूटीज रहेंगी बायर एंड सेलर की। ओके, 32 सॉरी ये असर्टेनमेंट्स ऑफ गुड्स, गुड्स असर्टेन रहेगा। यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर है। यहाँ पे सेल टेकन प्लेस, हाउ, क्या, हाउ सेल टेकन प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो अब इसके साथ जो है हम खिलवाड़ करेंगे, खेलेंगे, है ना, और केस स्टडी देंगे, समझेंगे कि इसमें से कुछ चेंजेस हुआ तो क्या होगा, चेंजेस हुआ तो क्या होगा, ये चेंजेस हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे। बट इसके लिए जरूरी है ये फ्रेमवर्क का क्रिएट होना माइंड में। क्लियर? ठीक, इजाजत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट दोस्तों।